इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साब इंडिया की एक रिपोर्ट के बारे में, जहां पर साब इंडिया अब भारत और अमेरिका की जो F414 इंजन डील है इसको आधार बना करके अपने ग्रिपेन फाइटर्स को पिच कर रहा है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कितने चांसेस हैं साब के ग्रिपेन के भारतीय वायुसेना में आने के, और वो क्या हिंट है जो साब इंडिया ने MRFA को लेकर के दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत और अमेरिका इस समय जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और पहले 2023 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ था तो उस दौरान जो MOU है ये साइन कर ली गई थी। और अभी हाल ही में जब रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी गए हैं तो हमें लेटेस्ट रिपोर्ट के तौर पर ये पता है कि जो कॉस्ट है F414 इंजन डील की ये फाइनलाइज हो चुकी है। और जो पर यूनिट कॉस्ट है तकरीबन $10 मिलियन पर यूनिट की आएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के द्वारा फिर से अंडर कंसिडरेशन रखी गई हैं और इसको लेकर के जो निगोशिएशन है ये होंगे। और इसमें जो सबसे प्रमुख होगा वो होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्राप्त करना, क्योंकि आप सबको पता है कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो डील साइन करी जा रही है इसमें जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले ही हिंट कर दिया था कि वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो अपने पास रखेंगे और एक्सपोर्ट राइट भी उनके पास ही होगा। कहने का मतलब ये है कि भारत बिना जनरल इलेक्ट्रिक के परमिशन के आने वाले समय में इंडिपेंडेंटली कोई डेवलपमेंट इस इंजन में नहीं कर सकता। अगर हमें अपग्रेड भी करना हुआ या इन इंजन्स के साथ एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करना हुआ तो हमें अमेरिकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी चीज़ को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है कि जो IPR है इसको लेकर फिर से रिकंसिडर किया जाए मामला, और भारत को जो IPR है इंजन का वो दिया जाए। भले ही हमें 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल रही है लेकिन IPR के बिना इसका उतना महत्व नहीं रहेगा। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन साब इसको लेकर कुछ ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। जी हाँ, स्वीडिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर साब ने एक बहुत ही बेहतरीन लॉजिक दिया है। साब ने कहा है कि भारत क्योंकि F414 इंजन का निर्माण कर रहा है जहां पर वो 80% TOT को यूटिलाइज करेगा, तो ग्रिपेन के लिए तो ये और अच्छी बात है। साहब ने कहा कि अगर भारत ग्रिपेन को सेलेक्ट करता है तो ग्रिपेन में भी सेम इंजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि साहब के कहने का मतलब ये है कि उनके ग्रिपेन में जो RM16 इंजन है ये बेसिकली F414 से ही डिराइव किया गया है और इसे लोकली RM16 के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है। उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट नीड के हिसाब से इस इंजन को मॉडिफाई किया गया है, लेकिन जो कोर टेक्नोलॉजी है F414 और RM16 में ये सेम है। और ऐसे में अगर भारत MRFA के अंतर्गत ग्रिपेन को सेलेक्ट करता है तो भारत के पास ये ऑप्शन रहेगा कि इंडियन वेरिएंट में भारत चाहे तो F414 इंजन का इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, उन्होंने हिंट किया है कि अगर ग्रिपेन ई भारत में प्रोड्यूस किए गए तो भारत अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से F414 JEIN S6 पर स्विच कर सकता है अगर उनकी बिड को सेलेक्ट कर लिया जाता है तो। अब यहाँ पर साहब ने ऐसे ही नहीं कहा, साहब ने इसको लेकर के कुछ बेहतरीन तर्क भी दिए हैं। साहब ने कहा कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि तेजस मार्क 2 और ग्रिपेन में सेम इंजन देखने को मिलेंगे और इसके फायदे कई गुना होंगे, क्योंकि इससे जो कॉस्ट है काफ़ी रिड्यूस होगी। कहने का मतलब ये है कि जो लोकल प्रोडक्शन है F414 JEIN S6 का, ये बेसिकली साहब के RM16 इंजन का जो इंपोर्ट है उसकी नीड को ही ख़त्म कर देंगे और भारत में ही इन इंजन्स का निर्माण किया जा सकेगा। इससे जो ग्रिपेन ई की जो यूनिट कॉस्ट है ये काफ़ी कम होगी अगर वो मेड इन इंडिया होता है तो। दूसरी बात, अब जाहिर सी बात है कि अगर आप इंजन को इस्तेमाल करेंगे तो उनके रखरखाव के लिए आपको लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर तेजस मार्क 2 और ग्रिपेन में सेम ही इंजन इस्तेमाल किए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो लॉजिस्टिक है और मेंटेनेंस बर्डन है ये भारतीय वायुसेना के ऊपर नहीं पड़ेगा। और जो कॉमनैलिटी फैक्टर है ये भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स कॉमनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रख रही है। तो ये सारे तर्क जो हैं साहब के द्वारा ग्रिपेन को लेकर दिए गए हैं। हालांकि आपको बता दें, पहली बार नहीं था जब साहब ने इस प्रकार के ऑफर दिए हों। साहब ने इससे पहले भी इस प्रकार के जो ऑफर हैं वो दिए थे। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं कि MRFA में साहब जो है वो इकलौता कंपेटिटर नहीं है। साहब को तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है और ये कंपटीशन मिल रहा है राफेल F4 स्टैंडर्ड से और F15EX से। देखिए, हम आगे टॉपिक पे बढ़े उससे पहले एक चीज़ आपको हम पहले ही स्पष्ट कर दें कि भारतीय वायुसेना का इंटरेस्ट भी हमें समझना चाहिए। साहब को हाँ, काबिल तारीफ है कि वो हार मानने के मूड में नहीं है और वो अंतिम बॉल तक मैच को ले जाना चाहते हैं। लेकिन हमें भारतीय वायुसेना के इंटेंशन को समझना चाहिए। भारतीय वायुसेना का इंटेंशन क्लियर है कि वो सिंगल इंजन फाइटर्स को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। और ऐसा हमने कई बार देखा
क्योंकि F-21 के केस में भी हमने भारतीय वायुसेना के जो वेटरन हैं और पूर्व अधिकारी हैं, उनको यही कहते सुना कि सिंगल इंजन फाइटर इस समय भारतीय वायुसेना की प्राथमिकता नहीं है। भारतीय वायुसेना को अधिक रिलायबल जो ट्विन इंजन फाइटर्स हैं, एमआरएफ में इनकी ज़रूरत है जो कि मीडियम वेट कैटेगरी के हो। तो ऐसे में हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर F-21 कंपटीशन से बाहर हुआ है तो साहब के चांसेस भी कम है। हम ये नहीं कहते कि खत्म है, लेकिन कम है। तो ऐसे में अब जो मुख्य कंपटीशन बचता है, ये बचता है F-15EX, यूरोफाइटर टाइफून और जो राफेल F4 स्टैंडर्ड है, इनके बीच में। अब अगर हम टाइफून की बात करें तो टाइफून निसंदेह काफ़ी कैपेबल फाइटर है और अभी जब तरंग शक्ति में ये भारत का दौरा कर रहे थे तो भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने इनको इंस्पेक्ट भी किया है। और ये पहली बार नहीं था, इसके पहले भी भारतीय वायुसेना जो है उसको टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड से गुजार चुकी है। और आपको बता दें कि MMRCA 1 जब हुआ था तो एक माइनर मार्जिन से जो राफेल फाइटर्स थे वो जीत गए थे। अब टाइफून में सब कुछ सही है। टाइफून में भारत की डिमांड्स भी पूरी हो सकती हैं और यूरोफाइटर कंसोर्टियम ऐसा कर भी सकता है, लेकिन ये एक मल्टीनेशनल प्रोग्राम है और मान लीजिए किसी भी एक देश के साथ अगर आने वाले भविष्य में भारत के संबंध खराब होते हैं तो इस बात का डर बना रहेगा कि वो कहीं ज़रूरी जो पार्टी कंपोनेंट्स हैं या दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, इनकी डिलीवरी को प्रभावित ना करे। तो इन सारे डर के आगे इंडियन एयरफोर्स रिस्क नहीं लेना चाहेगी। अब यहाँ पर ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि टाइफून के चांसेस काफ़ी कम हैं। दूसरे नंबर पर आता है F-15EX। हम सब जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट लेगेसी F-15 ईगल पर आधारित है और इसका ये जो मल्टी रोल वेरिएंट है ये बहुचर्चित भी है और अमेरिका के द्वारा ऑपरेट भी किया जा रहा है। अब इसको लेकर के शुरुआती तौर पर अमेरिका ये कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो भारत को बेचेगा या नहीं, लेकिन बाद में जब परमिशन मिलती है तो फिर कुछ समय तक ये रहता है कि अमेरिका भारत को पुश करता है और फिर जब देखता है कि भारत का इंटरेस्ट कम हो रहा है तो उन्होंने इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जो भारत के द्वारा वहाँ पर रिक्वायरमेंट में रखी गई थी उसको मानने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना सिर्फ $80 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट पे दिया जाएगा, जो कि राफेल से भी कम है। हाँ, ये बात अलग है कि अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट अपने इंडक्शन के बाद जो ऑपरेशनल कॉस्ट है इसको लेकर जाने जाते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना को चाहिए मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट और F-15EX हो जाता है हैवी वेट फाइटर। तो क्या भारतीय वायुसेना ये जानते हुए भी F-15EX को सेलेक्ट करेगी कि वो एक हैवी वेट फाइटर है? इसमें भी संशय बना हुआ है। हालांकि बोइंग ने ये क्लियर कर दिया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है और दूसरी चीज़ें हैं उनको वो इंटीग्रेट करके देगा। तो यहाँ पर अगला जो कंपेटिटर बचता है वो है राफेल F4 स्टैंडर्ड, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि पहले 36 की संख्या में इंडियन एयरफोर्स इनको ऑपरेट कर रही है, 26 की संख्या में इंडियन नेवी करेगी और कम्युनैलिटी को ध्यान में रखते हुए और डसाल्ट एविएशन की भारत में पकड़ को देखते हुए हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर MMRCA हुआ तो वहाँ पर जो राफेल है वही एक क्लियर विजेता होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।